जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है वन डे वन चैप्टर, तो वन डे वन चैप्टर ये ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी से चल रहा है। फुल नोट डिटेल्स के साथ हम लोग देख रहे हैं, वो भी सब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से एक एक वीडियो करके आप बारीकी से देख लीजिए। जैसा हम बताएं कि वन डे वन चैप्टर चल रहा है, तो इससे पहले हम लोग ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी का चैप्टर 60 तक कर चुके हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 70 देखेंगे, बायोडिवर्सिटी यानी कि जैव विविधता देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से आप नहीं देखें, क्योंकि 1 से देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चैप्टर नंबर आप लोग 1 से देखिए, अगर 1 से देख चुके हैं तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 70। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और बता दें कि जैसा हम लोग RSR करंट अफेयर्स चैनल है, अगर करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आप पर डे करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और शुरू करने से बता दें कि ये बिहार दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। जो सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, ये बिहार दरोगा का ड्रीम डोज के द्वारा सुजीत सर के द्वारा ये सेट चल रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग सेट के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है वो भी हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बता दें इस वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि वन डे वन चैप्टर कंप्लीट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा बात रखता है, ठीक है। तो वन डे वन चैप्टर बहुत बड़ा बात रखता है, तो वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि नौकरी और एग्ज़ाम इतना ही जल्दी आसानी से नहीं निकलता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के विविधता के संदर्भ में किया गया। जैव विविधता में प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन, समस्त जातियाँ तथा पारिस्थितिकी तंत्र समाहित है। 1992 में रियो डी जेनेरियो ने आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता को निम्न तरीकों में परिभाषित किया गया। जैव विविधता समस्त जलीय, सागरीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी तंत्र जिनके ये भाग है में पाई जाने वाली विविधता है। जैव विविधता में एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के बीच की विविधता तथा पारिस्थितिकी विविधता सम्मिलित है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नार्से तथा मैकमेंस ने किया था। कौन किया था? नार्से तथा मैकमेंस ने किया था। आगे चलकर WG रोजेन ने, कौन? WG रोजेन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को संक्षिप्त में बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। जैव विविधता के प्रकार अब हम लोग देखेंगे। तो जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। तो अनुवांशिक विविधता देखेंगे। पहला क्या? अनुवांशिक विविधता का आशय एक ही जाति के जीवों के जीन में पाई जाने वाली विविधता से है। एक जाति के सदस्य अगर लगभग हर दृष्टिकोण से समान होते हैं, फिर भी उनमें कुछ अंतर जरूर होता है। जातियों में पाए जाने वाली अनुवांशिक विविधता का बहुत अधिक महत्व है। जिस जाति की अनुवांशिक विविधता अधिक होती है, उसके अंदर पर्यावरण में होने वाले बदलाव के लिए अनुकूलन करने की क्षमता अधिक होती है। हम लोग विभिन्न किस्म के आम, चावल, बैंगन आदि खाते हैं, यह अनुवांशिक विविधता का ही परिणाम है। भारत में लगभग 1000 से भी ज़्यादा आम का किस्म पाया जाता है, वही धान के लगभग 50,000 से ज़्यादा भी किस्म का पता लगाया गया है। भारत के हरित क्रांति अनुवांशिक विविधता का ही परिणाम है, क्योंकि एक ही जाति की विभिन्न किस्म पाई जाने वाली विविधता का इस्तेमाल कर एक उन्नत किस्म तैयार किया जाता है। अब क्या है? प्रजाति विविधता। अब हम लोग देखेंगे प्रजाति विविधता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समुदाय के जातियों में जो विविधता मौजूद है उसे जाति या प्रजाति विविधता कहा जाता है।
प्रजाति विविधता से हम यह पता चलता है कि एक समुदाय में कितने प्रकार की जातियां मौजूद है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जातीय विविधता उष्णकटिबंध क्षेत्रों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में जातीय विविधता सर्वाधिक होने के कारण पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्ष से अबाधित रहा है और यह कोई विशेष पर्यावरण परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके कारण जातियों का उद्भव तथा विकास के पर्याप्त समय मिला। पृथ्वी पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति इन्हीं क्षेत्रों को उपलब्ध होती है, जिसके कारण यहाँ की उत्पादकता अत्यधिक है और यह प्रक्षोभ रूप से जातीय विविधता को बढ़ावा दिया है। उष्णकटिबंध क्षेत्र के मौसमी परिवर्तन भी ज़्यादा नहीं होता, जिसके कारण यहाँ का निकेत स्थिर रहता है, जिसके कारण अत्यधिक जातीय विविधता हुई। अब पारिस्थितिकी विविधता देखेंगे हम लोग। पारिस्थितिकी विविधता में देखेंगे से यह एक पारिस्थितिकी तंत्र या एक प्रकार के आवास में रहने वाले जीवों समुदाय तथा दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र या दूसरे प्रकार के आवास के निवास करने वाले जीवों के समुदाय में जो विविधता पाई जाती है उसे पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी विविधता को समुदाय विविधता भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के आवास तथा निकेत ही पारिस्थितिकी विविधता के लिए उत्तरदायी होता है और इसके अतिरिक्त पोषण चक्र, आहार श्रृंखला तथा ऊर्जा प्रवाह में होने वाला परिवर्तन पारिस्थितिकी विविधता को बढ़ावा देता है। पारिस्थितिकी विविधता को 3 प्रकार विभाजित किया गया: अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। तो अल्फा विविधता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अल्फा विविधता किसी एक समुदाय या परितंत्र में पाए जाने वाले प्रजाति विविधता ही अल्फा विविधता कहलाता है। अल्फा विविधता का मापन कर किसी परितंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या है और जातियों की अनुवांशिकी के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का भी आकलन कहा जाता है। बीटा विविधता एक वसा स्थान में विभिन्न समुदाय के बीच पाई जाने वाली विविधता बीटा विविधता कहलाती है। जितनी ज़्यादा वास स्थानों में विभिन्नता होगी उतनी ही ज़्यादा उस क्षेत्र का बीटा विविधता होगी। अब गामा विविधता, तो गामा विविधता क्या है? लैंडस्केप स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को गामा विविधता कहा जाता है और गामा विविधता में अल्फा तथा बीटा दोनों ही विविधता समाहित है। गामा विविधता के द्वारा किसी यौगिक क्षेत्र के आवासों की विभिन्नता या विषमता का पता चलता है। अब हम लोग देखेंगे जैव विविधता का प्रवणता। जैव विविधता का प्रवणता, तो पृथ्वी पर हर जगह जैव विविधता का एक समान नहीं है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर अथवा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जैव विविधता की कमी आने लगता है। अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर ही जैव विविधता प्रवणता कहलाता है। जैव विविधता प्रवणता का मुख्य कारण यह है कि कहीं प्रजातियों के लिए विकास की परिस्थितियां प्राप्त है तो कहीं बहुत कठिन परिस्थितियां हैं जहां प्रजातियों के जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में जैव विविधता के वितरण। तो विश्व में अब तक ज्ञात जीवित स्पीशीज जिसे जाति कहते हैं, तो स्पीशीज की संख्या लगभग 1.8 मिलियन है, 18 लाख है, ठीक है, जिनमें 70% से अधिक ज्ञात स्पीशीज जंतुओं एनिमल के, जबकि पौधे में जिनमें शैवाल, कवक, बायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी सम्मिलित है। इनका प्रतिशत 22 है। शेष प्रजाति सूक्ष्मजीव की है, ठीक है। और रॉबर्ट में क्या है? और रॉबर्ट में के अनुमान के मुताबिक विश्व में अभी 22% स्पीशीज का पता लगाया जा चुका है। अभी भी अनेक प्रजाति का पता लगाना बाकी है। रॉबर्ट में के अनुसार, रॉबर्ट में नाम ही है, ठीक है। रॉबर्ट में के अनुसार विश्व में जातीय विविधता लगभग 7 मिलियन है। भारत विश्व के जैव विविधता
बाहुल क्षेत्रों में से एक है। विश्व के 17 बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्र में भारत भी शामिल है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 तथा एशिया के 4 शीर्ष देश में शामिल है। IUCN के अनुसार भारत में जीवों की 91,000 प्रजातियां पाई जाती है। जिसके अलावा भारत में पादपों की लगभग 47,500 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली सूक्ष्मजीव पौधा जंतु की प्रजाति की अनुमानित संख्या निम्न है। पहला है टैक्सोन, इधर है, इधर संख्या की स्पीशीज की संख्या, जैसे जीवाणु की 850, शैवाल की 12,480, कवक की 23,000, लाइकेन की 2,000 और बायोफाइटर्स की 2,850, टेरिडोफाइटर की 1,100 और अनावृत्ति की 64 और आवृत्ति की 17,500, कीट की 68,389 और मत्स्य की 2,546 और उभयचर का 309 और वहीं देखा जाए सरीसृप का 456 और पक्षी का 1232 और स्तनधारी का 390। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता का प्रतिशत निम्न है। तो जैव विविधता का प्रसिद्ध नियम, जैसे पश्चिमी बंगाल में 10%, मध्य भारत तथा गंगा भारत मैदानी में 9%, पश्चिमी मरुस्थल भाग में 1%, पूर्वी घाट में 24%, पश्चिमी घाट में 26%, उत्तर पूर्व में 30% और शेष भाग में 10%। तो भारत के विभिन्न क्षेत्र की जलवायु में विभिन्नता के कारण जंतु एवं वनस्पति की प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिनमें जलवायु, स्थलाकृति, मृदा आदि में विभिन्नता पाई जाती है। अब जैव विविधता का महत्व देखेंगे हम लोग। जैव विविधता का महत्व देखेंगे। तो जैव विविधता के महत्व में देखेंगे कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है। मनुष्य की लगभग सभी आवश्यकता अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल जैव विविधता से ही प्राप्त किया जाता है। जैव विविधता का महत्व निम्नलिखित है। जैव विविधता का महत्व देखेंगे, जिसमें से पहला है जैव विविधता से मनुष्य को अत्यधिक तथा विविध प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य की अपनी आवश्यकता पूरी होती है तथा वे लाभ का भी अर्जन करते हैं। उच्च पैदावार होने वाले संस्करण बीज भी जैव विविधता के बिना तैयार नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर फैले विशाल जैव विविधता में कोई ऐसे पादप है जिनमें चिकित्सा संबंधित गुण पाए जाते हैं और इन पादपों की सहायता से दर्द निवारक दवाई, मलेरिया तथा कैंसर दवाई बनाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा औषधि पौधे की भरमार विषुवत-रेखीय प्रदेश तथा उष्णकटिबंध वर्षा वनों में है। मनुष्य को हमेशा ही प्रकृति की सौंदर्य काफ़ी प्रभावित करता है और प्राकृतिक का सौंदर्य विभिन्न प्रकार के फल तथा फूल वाले पादप, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के कारण है। अगर जैव विविधता में क्षरण होगा तो निश्चित ही प्रकृति की सौंदर्य का जो अद्भुत नज़ारा हम देखते हैं वो लुप्त हो जाएगा। जैव विविधता परितंत्र को स्वस्थ तथा स्थिर बनाए रखते हैं। जैव विविधता नष्ट होने से परितंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है। आज पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग तथा अम्लीय वर्षा जैसी समस्या जो आई है, यह जैव विविधता के क्षरण का परिणाम है। जैव विविधता कृषि के आनुवंशिक पदार्थ का स्रोत है, जो कृषि के भविष्य के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। कृषि में पाई जाने वाली जैव विविधता हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर मनुष्य ही नहीं वरन सभी प्रजातियां में पोषण करती है। अब जैव विविधता का हानिकारक देखेंगे, ह्रास के कारण। पृथ्वी की जैव विविधता का बहुत ही तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। कई जंतु तथा पादपों की जातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गए और कई विलुप्त के कगार पर है। जैव विविधता के ह्रास होने के
कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मानव की अपनी गतिविधियां मनुष्य अपनी जनसंख्या बेतहाश तरीके से बढ़ा रहा है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैव विविधता का अत्यधिक दोहन कर रहा है। जैव विविधता के ह्रास होने का प्रमुख कारण निम्न है। पहला है कि जैव विविधता का क्षरण होने का मुख्य कारण है कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, कृषि विकास हेतु आज लगातार जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और जिससे कई जीव के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं और उसे मजबूरन दूसरे आवास में पलायन करना पड़ता है, जहां उसे अत्यधिक संघर्ष के साथ जीवन यापन करना पड़ता है। विदेशी जाति के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश भी जैव विविधता के लिए खतरा है। जब कोई नई जाति किसी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसे विदेशी जाति कहते हैं। कुछ विदेशी जाति नए पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाती है, जो स्थानीय जाति में कमी या उनकी विलुप्त के कारण बनती है। जलकुंभी, गाजर घास, अफ्रीकन कैटफिश ये विदेशी जाति है जो भारत में आकर यहाँ के स्थानीय जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। जब एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित जीव भी विलुप्त हो जाते हैं, इसे ही विलुप्तता कहते हैं। सब विलुप्तता भी जैव विविधता के ह्रास का एक कारण है। वर्तमान समय में पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण भी जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। प्रदूषण के कारण जल तथा वायु दोनों ही दूषित हुआ है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र के कई संवेदनशील जातियां विलुप्त हो गए हैं या विलुप्ति के कगार पर है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, वनाग्नि जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण भी जैव विविधता के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र के प्रजाति संकट में आ जाती है। प्राकृतिक आपदा पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता को भी कम कर देता है। अब हम लोग देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। हम लोग अब देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण के बारे में देखेंगे कि जैव विविधता संरक्षण वे उपाय हैं जिनके द्वारा पौधे एवं जंतुओं को लगातार जीवित रखना, उनकी उचित वृद्धि तथा विकास एवं प्रजनन को सुनिश्चित किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक भाग को आपस में संतुलन बनाए रखना ताकि पर्यावरण में भी संतुलन बना रहे। संकटग्रस्त तथा दुर्लभ जातियों की रक्षा करना, सभी जातियों का पूर्ण जीन पूल क्या है? सभी जातियों का पूर्ण जीन पूल का संरक्षण करना। एक जाति या इसकी एक समिष्ट आबादी में कुल आनुवंशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। मानव हित में जीवधारियों का उपयोग संतुलित रूप से करना है। जैव विविधता का संरक्षण पेड़ पौधे एवं जंतु को बचाने या पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु परम आवश्यक है तथा मनुष्य की यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उसे जो जैविक धरोहर मिला है उसको वह आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखे। जैव विविधता के संरक्षण के दो मुख्य विधि हैं। पहला विधि है स्वस्थान संरक्षण। क्या है? स्वस्थान संरक्षण। जब जीव जंतु एवं वनस्पतियों का संरक्षण उनके अपने प्राकृतिक आवास में किया जाता है तो इसे स्वस्थान संरक्षण कहा जाता है। स्वस्थान संरक्षण काफ़ी सस्ता तथा आसान तरीका है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आगर आदि भी आते हैं। दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि पौधे या जंतु संकटग्रस्त या आपत्तिग्रस्त श्रेणी में आ जाते हैं और उनका विलुप्त होने का खतरा प्रबल हो जाता है। इस स्थिति में जंतु या पौधे को उनके अपने प्राकृतिक आवास से निकलकर अत्यंत ले जाकर संरक्षण करना पड़ता है। इस तरह के संरक्षण को बाह्य संस्थान संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक और क्रायोप्रिजर्वेशन शामिल हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ऐसे प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र जो जैव विविधता से समृद्ध होते हैं और उसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। उस क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान
घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित रहता है तथा राष्ट्रीय उद्यान के वन जीवों के अलावा अन्य जीवों के चरण पर भी प्रतिबंध होता है। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग वर्जित रहता है। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 94 से बढ़कर 103 हो गई है, यानी कि 94 से बढ़कर 103 हो गई है वर्तमान राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है। ठीक है, हैली नेशनल पार्क ये शायद उत्तराखंड में। ठीक है, हैली नेशनल पार्क है जो 1936 में बना। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसे जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम बदल दिया गया है। ठीक है, क्या नाम बदला आप कमेंट में कीजिए हमको। अब क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर राज्य किसी क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हो तो उसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव संरक्षण घोषित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया तो 1972 में आया। वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति दी जाती है। इन क्षेत्रों में जानवरों की चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की अनुमति देती है, परंतु मानव का बसना प्रतिबंधित है। वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किसी विशेष प्रजाति को संरक्षण देने हेतु किया जाता है। जैसे एशिया शेर को संरक्षण देने हेतु गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का गठन किया गया। ठीक उसी तरह बाघ संरक्षण हेतु पन्ना मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में और वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किया गया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरकार वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर सकती है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। भारत में वर्तमान में 543 वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें टाइगर तथा पक्षी अभ्यारण्य भी शामिल है। अब जैव मंडल आभार देखेंगे हम लोग। अब जैव मंडल आभार क्या है? बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के द्वारा किया गया था और यह क्षेत्र प्राकृतिक एवं संस्कृति भूदृश्य का प्रतिनिधित्व क्षेत्र है जो स्थलीय जलीय भाग में फैले रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में न सिर्फ जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है बल्कि यह परंपरागत संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ ही परिवर्तन के कार्य प्रणाली और प्रारूप को समझने में मदद करता है। जैव मंडल की घोषणा तथा नामकरण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और यह क्षेत्र जिस देश में पड़ता है संपूर्ण अधिकार उस देश के पास रहता है। और भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो घिर रहे हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और पेरीफेरल क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे अच्छा संरक्षित क्षेत्र कोर क्षेत्र होता है। यहाँ मनुष्य को कभी क्रियाकलाप की आज्ञा नहीं होता है। बायोस्फीयर रिजर्व का क्रूड क्षेत्र एक राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अब बफर क्षेत्र के बारे में देखिए। किसे बफर क्षेत्र कोड क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र बफर क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सीमित गतिविधियां की अनुमति होती है। इस क्षेत्र का उपयोग शोध, अनुसंधान, शिक्षा, पर्यटन, मनोरंजन आदि क्रियाओं के लिए किया जाता है। पेरीफेरल क्षेत्र बफर क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र का पेरीफेरल क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र को बिना क्षति पहुंचाए मानव गतिविधि की अनुमति देती है। अब है भारत के प्रमुख जैव मंडल जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरवन, कंचनजंगा और पंचमढ़ी आदि। ये सब क्या है? जैव मंडल है। वनस्पति उद्यान एक कृत्रिम आवास जहां विश्व के विभिन्न क्षेत्र में पादप की महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट प्रजाति को संग्रह किया जाता है। वनस्पति उद्यान में संकटग्रस्त पादपों को भी संरक्षित किया जाता है। वनस्पति उद्यान में शोध तथा अनुसंधान के माध्यम से विश्व के विभिन्न क्षेत्र के आवासों की वनस्पति की प्रजातियां का एक स्थानीय आवासीय क्षेत्र में जो विकास एवं संरक्षण के लिए तकनीकी विकसित की जाती है। इसके अलावा पादप
उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रोगामुक्त रखने हेतु विदेश प्रजाति या उन्नत प्रजाति से उसका संरक्षण कराकर नए नए किस्म के पादप तैयार किए जाते हैं। अब है चिड़ियाघर, जिसे जो कहते हैं चिड़ियाघर एक कृत्रिम आवास है। चिड़ियाघर एक कृत्रिम आवास है जहां जीव जंतु, पक्षी एवं जीवों की दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजाति को रखा जाता है। चिड़ियाघर का निर्माण जैव विविधता के बाद संस्थानीय संरक्षण हेतु किया जाता है, परंतु आजकल यह मानव के प्रमुख मनोरंजन केंद्र का भी स्थल बन चुका है। भारत में स्थित सभी चिड़ियाघर का संचालन हेतु सभी मानकों का निर्धारण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। अब है जीन पूल सेंटर। तो अब हम लोग देखेंगे जीन पूल सेंटर। तो एक जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन पूल कहते हैं। जीन पूल सेंटर एवं स्थान है जहां फसलें की महत्वपूर्ण प्रजाति या स्थानिक जंतुओं की प्रजाति पाई जाती और इन केंद्रों पर आनुवंशिक विविधता को एकत्र करने का प्रयास किया जाता है ताकि भविष्य में प्रयोग में लाया जा सके। जीन पूल केंद्र के अंतर्गत विश्व के महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल है। इनमें प्रमुख निम्न है। पहला है दक्षिण एशिया उष्णकटिबंध क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी एशिया, चाइना एवं जापान क्षेत्र, ठीक है। चौथा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पांचवा है यूरोप और छठा है दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। अब जीन बैंक देखेंगे। जीन बैंक के अंतर्गत वृक्षों के बीजों, जंतुओं के स्पर्श एवं अंडा को समान तापक्रम पर एक जैविकीय फ्रिज में रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयोग में लाया जाता है। भारत में 3 प्रमुख संस्थान हैं जो जीन बैंक के तरह कार्य करते हैं। यह निम्न है। पहला है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली केंद्र पर फसलों, पादप तथा पादप के अन्य जाति के बीजों को संरक्षित कर रखा जाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल में पालतू पशुओं के आनुवंशिक पदार्थ जिसे स्पर्म, अंडा आदि को संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ में मछलियों के आनुवंशिक पदार्थ का संरक्षण एवं रखरखाव किया जाता है। अब है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसके अंतर्गत, इस तकनीक के अंतर्गत पादप तथा जंतु के आनुवंशिक पदार्थ कोशिका, ऊतक, अंग आदि को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत ही निम्न ताप पर रखा जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण को यह तकनीकी काफ़ी आधुनिक तकनीकी है जो लंबे समय तक आनुवंशिक पदार्थ की कार्य क्षमता को बनाए रखता है। अब देखेंगे हम लोग जैव विविधता हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं तथा वहां स्थानीय प्रजाति की प्रचुरता पाई जाती है। हॉट स्पॉट एवं स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन नॉर्मन मायर्स ने किया था, किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करने हेतु निम्न मापदंड बनाए गए हैं। पहला, इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय पौधे को प्रजाति होनी चाहिए। यहाँ की 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे वर्तमान में विश्व में 36 हॉट स्पॉट है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में अभी 36 हॉट स्पॉट है जो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रों का 2.3% भाग पर फैले हुए हैं, परंतु इन हॉट स्पॉट क्षेत्र में विश्व के पौधे, पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर को 60% प्रजाति पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे हॉट स्पॉट के बारे में देखेंगे अभी। और तो हॉट स्पॉट में भी कुछ हॉट स्पॉट ऐसे हैं जहां स्थानिक प्रजाति की काफ़ी अधिक प्रचुरता है। ऐसे हॉट स्पॉट को हॉटस्पॉट स्पॉट्स कहा जाता है। हॉटस्पॉट स्पॉट्स की श्रेणी में विश्व के 8 हॉट स्पॉट्स क्षेत्र रखा जा गया है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है जिनमें दो को हॉटेस्ट स्पॉट्स की श्रेणी में रखा गया है। भारत के 4 हॉट स्पॉट्स है। पहला है पूर्वी हिमालय या हिमालय क्षेत्र, दूसरा है
इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा है पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। अगला है भारत के 4 हॉट स्पॉट पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। भारत के अंतर्गत आने वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र में पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र जो 66.95%, इंडो बर्मा में 5.13%, हिमालय क्षेत्र में 44.37% और सुंडालैंड हॉट स्पॉट में 1.28% क्षेत्र सम्मिलित है। अब हम लोग देखेंगे रेड डाटा बुक। तो हम लोग देखेंगे रेड डाटा बुक के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो आपत्तिग्रस्त प्राणी और पौधे की सूची एवं उनकी जानकारी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया है। वह रेड डाटा बुक IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ नेचर वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता प्रयोग के साथ मिलकर प्रकाशित किया जाता है। IUCN की रेड बुक डाटा में प्रजाति को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणी में रखा गया है। यह श्रेणी 9 प्रकार के है। पहला है विलुप्त, जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या विलुप्त समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाता है। विगत दशक में जो प्रजाति विलुप्त हो गई उनमें मुख्य है जैसे डोडो जिसको मॉरिशस कहते हैं, स्टीलस सी काऊ जो रूस में पाया जाता है और थाईलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, और अफ्रीका के शेर को 3 प्रजाति जैसे बाली, नावन और कैस्पियन, ये सब विलुप्त हो चुका है। उसके बाद क्या, वंश विलुप्त, जिस प्रजाति की समस्त जीव अपने प्राकृतिक आवास से खत्म हो गया और अब वह चिड़ियाघर या अन्य कृत्रिम आवास में ही बचा है, उसे वन विलुप्त माना गया है। ठीक है। गंभीर संकटग्रस्त, क्या है, गंभीर संकटग्रस्त। तो गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति विलुप्त के अत्यधिक नज़दीक होते हैं। इस श्रेणी में रखने के मापदंड निम्न हैं। पहला है कि यदि 10 वर्ष में प्रजाति की संख्या 90% से अधिक कमी हो। ठीक है। और दूसरा क्या है, यदि प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्ष में 25% से कमी आ रही हो। उसके बाद केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो। उसके बाद अगला है, यदि 10 वर्ष में 50% तक प्रजाति की विलुप्त होने की खतरा है। अगला देखेंगे हम लोग प्रमुख भारतीय प्रजाति जो गंभीर संकटग्रस्त है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जेडॉन कॉर्सर गुलाबी सिर वाली बत्तख, सफ़ेद पट वाला बगुला और हिमालयन बटेर, साइबेरियन क्रेन, गंगा शार्क, पगमी हॉल और घड़ियाल आदि। ठीक है। संकटग्रस्त प्रजाति का वन से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। इस श्रेणी में रखने वाले निम्न मापदंड है। पहला क्या है, 10 वर्ष से प्रजातियां में 70% संख्या कमी देखी गई है। दूसरा है, यदि केवल 250 से या उससे कम परिपक्व सदस्य बचे हों। उसके बाद अगला है, 20 वर्ष से 20% प्रजाति के विलुप्त होने की आशंका हो। अगला प्रजाति की संख्या 250 से कम हो या 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी होने की संभावना हो। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख संकटग्रस्त प्रजाति। तो भारत के प्रमुख संकटग्रस्त प्रजाति जैसे सॉफिश, संगाई, हिरन जैसी पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी ताहर, सुनहरा लंगूर, हम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन आदि। ठीक है। अब सुभेद्र, क्या है, सुभेद्र देखिए, इसमें ऐसी प्रजाति को रखा जाता है जो निकट भविष्य में वनों में संकटग्रस्त हो जाएंगे। ऐसी श्रेणी के मापदंड निम्न है। पहला, प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष से 50% से अधिक की कमी का दर्ज हो गई है। ठीक है। दूसरा क्या, प्रजातियों की संख्या लगभग प्रजातियों की संख्या 10,000 से कम हो या 10 वर्ष से 10% की कमी आ रही हो। उसके बाद है, केवल 1000 या उसमें कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुभेद्र की श्रेणी में हो। तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा और चीता
4 सींग वाला मृग और भारतीय वाइसन डॉन्स जिसे समुद्री गाय कहते हैं और स्थूल भालू। ठीक है, अब निकट संकट क्या है? निकट संकट इसके अंतर्गत वे प्रजाति आते हैं जो निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं। अब है संकटग्रस्त, संकट मुक्त, ऐसे प्रजाति जो विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा जिन्हें कोई विशेष खतरा नहीं है, संकट मुक्त श्रेणी में आते हैं। आंकड़ों का अभाव, जब प्रजाति के आवास तथा जनसंख्या का सही आकलन नहीं हो पाता है तो ऐसे प्रजाति को IUCN के श्रेणी में रखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अनाकलित। ठीक है, तो अनाकलित में ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम लोग देखेंगे जैव विविधता से संबंधित प्रमुख कानून। तो जैव विविधता से संबंधित प्रमुख कानून में आता है रामसर आर्द्र भूमि। ठीक है, तो रामसर आर्द्र भूमि, पहला है आर्द्र भूमि संधि। ठीक है, आर्द्र भूमि संधि 1971 में हुआ और आर्द्र भूमि के जैव विविधता को संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर एक सम्मेलन हुआ और शहर के नाम पर ही इस सम्मेलन को रामसर सम्मेलन कहा जाने लगा। इस सम्मेलन के समझौते को 1975 में लागू किया गया और भारत में 1982 में इस समझौते में शामिल हुआ। रामसर समझौता या संधि के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने 1985 से 1986 के दौरान राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया। वर्तमान में भारत के 115 आर्द्रभूमि में से 92 आर्द्रभूमि रामसर संधि के अंतर्गत शामिल है। अब कार्टाजेना क्या है? कार्टाजेना एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल, जैव विविधता संरक्षण का यह समझौता कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में 29 जनवरी 2000 को संपन्न हुआ तथा समझौते की शर्तें को 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया। इस संधि के तहत जैसे जेनेटिक्स बीज या पशु को प्रतिबंधित करना शामिल है जो पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है। अब देखेंगे नागोया प्रोटोकॉल जो 2010 में आया। तो नागोया सम्मेलन वर्ष 2010 में जापान के नागोया शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अनुवांशिक संसाधन के उपयोग से होने वाले लाभ के स्वास्थ्य एवं समान बंटवारा तथा जंगल कैलर लीफ और जैव विविधता का सुरक्षा। अब हम लोग देखेंगे भारत भी इसमें शामिल है। अब देखेंगे हम लोग वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्य की आपूर्ति हेतु भारत सरकार यह कानून पास किया कि जिसका मुख्य उद्देश्य था वन जीव की रक्षा, तस्करी तथा अवैध शिकारी से बचाव एवं अवैध व्यापार पर रोक लगाना। इसी अधिनियम के तहत सलाहकारी निकाय वन जीव सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया जो राज्य के केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की पहचान करने में मदद करता है। राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना 1983 भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना 1983 में अपनाई गई जिसे आगे चलकर संशोधित किया गया और राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहला राष्ट्रीय वन जीव कार्यक्रम से अंश संबंधित कार्यक्रम को एकत्रित करना, वन जीव के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाना। अब इसी में भी हम लोग देखेंगे संकटपन जैव विविधता की पहचान कर उसे संरक्षित करना और संरक्षित क्षेत्र में वृद्धि कर उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संसद द्वारा 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और इसका भी संदर्भ 1972 के स्टॉकहोम पृथ्वी सम्मेलन से था। पर्यावरण संरक्षण के अलावा प्रदूषण के लिए भी यह एक सशक्त एवं व्यापक अधिनियम है। पशु क्रूरता अधिनियम ये 1960 में आया। पशु पर हो रही क्रूरता रोकने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत पशुओं के पंजीकरण, जमानतदार नियंत्रण, परिवहन के लिए पशुओं के उपयोग संबंधित प्रावधान, कसाईघर संबंधी प्रावधान की
व्याख्या की गई। इस अधिनियम पशुओं को सर्कस से मुक्त कराने का प्रावधान किया गया। अब हम लोग देखेंगे जैव विविधता अधिनियम 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2002 में इसे पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 3 कार्यकारिणी इकाई का गठन किया गया। पहला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, दूसरा है राज्य जैव विविधता बोर्ड, तीसरा का है जैव विविधता प्रबंधन समिति। अगला देखेंगे 9वां राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया। भारत में पहली बार 1894 में ही वन नीति लागू किया गया था और पुनः आज़ादी के बाद 1952 में इसे संशोधन किया गया और नए सिरे से राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाया गया। इस नीति में यह लक्ष्य बनाया गया कि किस देश की कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 क्षेत्रफल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित होनी चाहिए, जिसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह 2/3 कम से कम होनी चाहिए। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1988 के राष्ट्रीय वन नीति को प्रतिस्थापित कर नई वन नीति 2016 लागू करने हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित किया। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख पर्यावरण संगठन। तो इसमें देखेंगे पर्यावरण शिक्षा केंद्र। तो इसमें आता है कि इसकी स्थापना 1984 में हुआ था और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। यह केंद्र पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है और पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा देखेंगे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और प्राकृतिक इतिहास केंद्र। तो यह केंद्र पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है, साथ ही यह जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना 9 जून 1990 को कोयम्बटूर में किया गया था। अब हम लोग आगे देखेंगे इसी में भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान यह वह संस्था भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1982 में हुई और तथा इसकी मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और यह सर्वेक्षण वन्यजीव अनुसंधान प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है तथा अकादमिक कोर्स का संचालन करता है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण। तो भारत सरकार द्वारा 1965 में शुरू की गई थी प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के स्थान पर 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन किया गया। यह संगठन भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह संस्था नियमित अंतराल में देश के वन संस्थानों के मूल्यांकन का कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भारतीय वनस्पति संरक्षण, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1890 में की गई थी और पुनः भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 1994 को इसका नए सिरे से पुनर्गठन किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सर्वेक्षण प्रलेखन और संरक्षण के माध्यम से देश के वन पादप संसाधनों संबंधी वर्गीकी और पुष्पन अध्ययन करने के लिए एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इस संस्था की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। इसका मुख्यालय अलीनगर कोलकाता में स्थित है तथा यह संस्था भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। यह संस्था का उद्देश्य प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण जानवरों के विषय में सर्वे, अन्वेषण एवं अनुसंधान द्वारा जानकारी इकट्ठा करना है। इस संस्था द्वारा भारत की प्राणी जात नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा CP रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह संस्था दक्षिण भारत में पर्यावरण शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास में
अग्रणी केंद्र है और अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता एवं पर्यावरण हित को बताने के लिए कई कार्यक्रम चलाया जाता है। यह संस्था चेन्नई में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे CSC यानी कि सेंटर ऑफ साइंस ऑफ इन्वायरमेंट। CSC एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1980 में अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण और विकास के संबंधों का अध्ययन, अनुसंधान और मूल्यांकन कर सतत विकास के प्रति लोगों में चेतन जागृत करना और प्रसिद्ध पत्रिका डाउन टू अर्थ का प्रकाशन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS। तो इसकी स्थापना यानी कि BNHS की स्थापना 15 सितंबर 1883 को मुंबई में 8 प्राकृतिक वादियों द्वारा किया गया था, जिनमें आत्माराम पांडुरंग भी शामिल थे। इस संगठन ने भारत में जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। यह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम से एक जर्नल ऑफ हॉर्नबिल नामक मैगजीन का प्रकाशन करता है और यह इस संगठन को लोग हॉर्नबिल पक्षी कहते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 70 भी समाप्त हो गया। अब बायोलॉजी का केवल मात्र और मात्र एक चैप्टर बचा। ये वीडियो मैं फिर बोला, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।